उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मांगारे भानु शशिवो वसतो गुरश्च गुरु शुक्र शनिदान केतव सर्वे ग्रहा ज्योतिषितरा। हमने ज्योतिष की यात्रा शुरू की, लेवल 1 किया, लेवल 2 के अंतिम पड़ाव पे हैं अपन। और मैं समझता हूं कि जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक कुंडली को एनालाइज करने के लिए, वो है हम चर्चा कर चुके हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही अद्भुत विशेष और कुंडली के विवेचन में नए आयाम जो बनाते हैं वो योग, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, विशिष्ट या कुंडली के विश्लेषण में और ज्यादा एक्सीलेंस लाने के लिए, और ज्यादा उत्तमता लाने के लिए, और परफेक्शन लाने के लिए, और प्रिसिशन लाने के लिए, और एक्यूरेट लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए हम निरंतर आगे जो अन्य ज्योतिष के क्षेत्र हैं उन पे हम निरंतर बात करेंगे, ताकि हम बिल्कुल एक्यूरेट, पिन पॉइंट, प्रिसाइज, उसके साथ साथ हम बहुत जल्दी कुंडली का एनालिसिस कर पाए। तो उससे संबंधित या कुछ विशेष परिस्थितियां जो दरअसल में अपवाद है, या जहां ज्योतिष के नियम कुछ विशेष प्रकार से लगते हैं। वैसे मैं अध्ययन के दरमियान बहुत सारी चीजें आपको बताता रहता हूँ, लेकिन परफेक्टली और प्रिसाइसली उन पे अलग से हम बात भी करेंगे, है ना। तो जो थर्ड लेवल पे मेरा जो सोच है, उस पे मैं जो कुंडली के एनालिसिस में प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी पे जाने के लिए जो अन्य क्षेत्र है, जो हमारे अभी तक हमने जिनका विवेचन नहीं किया, उन पे कार्य करेंगे। उसमें प्रथमतः मैं प्रकाश क्रिया को लेना चाहूंगा, है ना, जिन्हें उपग्रह भी कहा जाता है, उन पे बात करूंगा। फिर हमारे यहाँ मुहूर्त का एक विशेष महत्व है, तो मुहूर्त का जन्म कुंडली में भी बहुत महत्व है, तो मैं मुहूर्त पे भी बात करूंगा। फिर मैं उसके बाद ताज्जिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसको भी मैं मानता हूं एक सफल ज्योतिषी को स्थापित करना आना चाहिए, तो ताज्जिक पे भी बात करेंगे। फिर जैमिनी पे भी बात करेंगे, अष्टक वर्ग पे भी बात करेंगे। और अभी हमने दशा अंतरदशा का जब विवेचन किया तो सिर्फ विश्वंतरी पे बात की, तो कम से कम 5 अन्य दशाएं। तो जैमिनी पढ़ाने के बाद मैं पाराशर जी ने जो अन्य महत्वपूर्ण दशाएं बताई गई है, चाहे वो योगिनी हो, चाहे षोडशोत्री हो, द्वादशोत्री हो, पंचोत्री हो, शताब्दी का हो, है ना, षटपंची, षट त्रिशितमा हो, द्विसप्तमा हो, जो अन्य कनिष्ठ जो कि नक्षत्र आधारित हैं, उसके साथ योगिनी दशा है। फिर जैमिनी दशाओं में जैसे चर दशा है, स्थिर दशा है, शूल दशा है, ब्रह्मा दशा है, त्रिकोण दशा है, मंडूक दशा है, जो विशेष विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, विशेष स्थिति में देखी जाती है, और वो होने पे अल्टीमेट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो उनमें से लगभग 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं तय करके 5 पे आपसे बातचीत करूंगा, उनको समझाऊंगा, है। उसके साथ साथ गुलिकादि, जो दिन के विभिन्न भागों के हिसाब से, यानी कि जो इस प्रकार हम 8 भाग करके दिन के और रात्रि के 8 भाग करके उन समय को वार के अनुसार उनके तय किया जाता है, उन वह आपको बताऊंगा कि गुलिक क्या है, यमगंड क्या है, इंद्रचाप क्या है, अर्धपहर क्या है ना।
इस प्रकार से मैं आपको वो सारी काल क्या है, मृत्यु क्या है और वो किस प्रकार प्रभावित देती हैं, तो उन पे मैं बात करूंगा। उसके साथ साथ मेरा ये विचार था कि कुछ विशिष्ट स्थितियां होती हैं, उनमें केंद्राधिपति दोष है, बाधकपति का विस्तृत विवेचन है, कारको भावना से की सिद्धांत को पूर्णतः समझना है ना, उनके बारे में भी बात किया जाएगा, उन पे भी। और विशेष स्थितियां जब ग्रह ज्योतिष के नियमों से कुछ अलग अलग नहीं है, लेकिन वो एक अपवाद स्वरूप या जहां वो एक अलग प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं, जो विशिष्ट बातें कही गई है, उन पे भी एक क्लास में लेना उचित समझूंगा। तो थर्ड लेवल विल बी द वेरी क्रूशियल एज वेल एज वेरी precise and very effective and effective also. उससे थर्ड लेवल पर जाने से पहले आप सब लोगों का जो है व्यू भी मैं लेना चाहूंगा, और उस पे मेरा ये रहेगा कि जो रियली कॉन्सेंट्रेटेड है, जो बहुत स्पेसिफिकली और जो बहुत गहन अध्ययन के साथ आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से चाहते हैं, क्योंकि अब ये जो ज्ञान है ना, ये थोड़ा गहरा हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और थोड़ा सा मैं भी चाहूंगा कि आपकी तरफ से भी कुछ उत्साहजनक परिणाम मुझको दिखें और मेरे को भी उत्साह हो, मेरे मन में भी जोश आए अच्छे से अच्छी चीज बनाने बताने का, आपको पढ़ाने का, है ना, ताकि और मजा आए और आनंद आए। ज्योतिष तो परमानंद की चीज है और वो परमानंद प्राप्त करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो परमानंद उत्पन्न करने की, पर मैं भी आनंद की प्राप्ति की अनुभूति आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि आप भी मेरा साथ देंगे। संख्या बल पे मत जाइए, संख्या हमेशा क्वालिटी बहुत कम होती है, क्वांटिटी डजंट गिव द क्वालिटी। क्वालिटी जो क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटी क्वांटिटी में भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी निकलती है। चाहे 10 ही लोग रहें पर इंटैक्ट रहें और मन में भाव के साथ रहें कि ज्योतिष की साधना करनी है और उसके सर्वोत्तम स्तर पे जाना है। तो थर्ड लेवल, अब देन फोर्थ लेवल जो मैंने सोचा हुआ है, उस पर जब मैं बात करूंगा तो ये सब चीजें एक अलग स्तर पे, ये ईच एंड एवरीथिंग जिसमें रिमेनिंग जो आपकी दशाएं रह गई वो, फिर इन सब ज्ञान को कैसे कैसे लगाना है, किस प्रकार से, और किस किस जो अद्भुत और गणनाएं हैं, उन सबको स्थापित करके फोर्थ लेवल पे अपन बात करेंगे, जहां आपको एक अलग ही अनुभव होगा, जहां अलग ही अनुभव होगा। और फिफ्थ लेवल विल बी द टोटली, फोर्थ लेवल में मैं आपको जो जीवन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य जिनके लिए कुंडली दिखाई जाती है व्यक्ति के, चाहे वो है कर्म क्षेत्र हो, चाहे विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे आध्यात्म हो, चाहे ज्ञान हो, पढ़ाई लिखाई हो, विवेक हो, है ना, धन धन आदि की स्थिति हो, उन पे जो विशेष विशेष आयुर्दाय है कि भाई आयु कितनी है, रोग विशेष है जिसमें प्रश्न शास्त्र है, ये सब फोर्थ लेवल में। प्रश्न शास्त्र, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, विवाह, आपके संतान, आपके कर्म क्षेत्र पे इतना विस्तृत विवेचन अल्टीमेट। फिर उसके साथ ही में जो 3 अन्य ग्रह जिनको आजकल बहुत देखा जाता है, जिनका विवेचन करना बहुत जरूरी है, वह जो अरुण, वरुण और प्लूटो, यम, अरुण, वरुण, यम जो हमारे यहाँ कहे गए हैं, है ना, तो उनका जो नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो, उनका भी विस्तृत विवेचन करेंगे। वह भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं और आज के जो भी ज्योतिषी हैं उनको कर रहे हैं। चौथे लेवल में ही मैं चाहूंगा कि जो नक्षत्र है, अभी हमने मोटा मोटी देखा, तो नक्षत्र के जो चरण है, उस चरण के हिसाब से इधर आपका इनर जो बचक्र है, बचक्र में चल रहे ग्रह जो सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो रेसिप्रोकली क्या उत्पन्न कर रहे हैं, और बैक से नक्षत्र उनको किस प्रकार प्रभावित करना है, किस पद में क्या प्रभाव आ रहा है,
और उन दोनों का आपस में कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है कि पीछे नक्षत्र है, सामने सूर्य का प्रकाश है, और बाकी ग्रह सभी उनको प्राप्त करके एक एंगुलर डिस्टेंस से उसको आपस में भेज रहे हैं, है ना, जिस जो आप ये मान लीजिए कि दृष्टि का एक विस्तृत रूप है, भेज रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपस में। तो उसका मैं एक चित्रण जब मेरे मन में जो है जब करेंगे तो आपको लगेगा ओह बस ये तो अब ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अभी तक ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि नक्षत्र को अलग पढ़ लिया जाता है और ग्रहों को, चक्रों को अलग पढ़ लिया जाता है, राशियों को अलग पढ़ लिया जाता है, और या तो ग्रह को नक्षत्र के हिसाब से देख लिया जाता है। मेरा यहाँ थोड़ा सा मानना थोड़ा अलग है। ये सही है कि ग्रह नक्षत्र में चलते हैं, पीछे जो है वो उनका माइलस्टोन है वो, और उनका प्रभाव है आता है उस पर, और वो माइलस्टोन के लिए हम थोड़े ना ज्योतिष कर रहे हैं, हम उनका मेरे ग्रह पे बैक साइड से, है ना, मैंने आपको समझाया था, तो कैसा प्रभाव हो रहा है, इधर से सूर्य का प्रभाव हो रहा है, इधर एंगुलर डिस्टेंस हर ग्रह का है बचक्र में, निश्चित एंगुलर डिस्टेंस पे, निश्चित डिग्री के डिस्टेंस पे वो रन कर रहे हैं, सबकी अलग अलग गति है ना, और दोनों गतियां अलग अलग हैं, रिवॉल्विंग और रोटेशन। तो वो सभी के सामंजस्य से हाउ द नक्षत्र, द पद ऑफ नक्षत्र कैसे इंपैक्ट पा रहा है और कैसे इंपैक्ट को रिटर्न कर रहा है, वो बात करेंगे 4th लेवल। आपको बहुत आनंद आएगा। इंग्लिश में जब भी बोलते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, पदा, आयुर्वेदा, वाइस, तो हमको कभी भी ये नहीं करना। उनको हमारी भाषा बोलनी है, अंग्रेज को हमारी भाषा बोलनी है, हमको अंग्रेज नहीं बनना। हमारे लिए पद ही है, पदा कोई शब्द नहीं है हमारे लिए, आयुर्वेदा कोई शब्द नहीं है हमारे लिए, आयुर्वेदी है। तो वो आ लगा के जो सारे सनातन धर्म के इतने विलक्षण गान की जो तथाकथित अंग्रेज, तथाकथित एक अंग्रेज बोले समझ में आती है यार, उसको नहीं समझ में आ रहा हमने क्यों लगाया है, वो क्यों पढ़ा जा रहा है, वो अज्ञानी हो सकता है, पर भारतीय लोग कितने बड़े मूर्ख हैं समझ के बाहर। अरे पद है, हमारे यहाँ पदा है ही नहीं, पाद, अरे यार ये कौन सा शब्द। तो हम शुद्ध हिंदी और शुद्ध संस्कृत, वेदर चाहे हम इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में बोले, एज इट इज बोलना है। जो मेरा शास्त्र कहता है, जो मेरा संस्कृत भाषा कहती है, जो मेरा ग्रंथ कहता है, जो मेरे ऋषियों ने कहा है, वही हमको बोलना है। हमको किसी से इंपैक्ट नहीं होना। आप सुनोगे बहुत सारे वीडियो, वो जाने क्या क्यों आ लगा के और सारे शास्त्र की वो कर देते, तो उस पर चलो बाद में बात करेंगे। आज कितने लोग हैं वैसे, हैं राजेश जी? सर 9 लोग हैं अभी। चलो बेस्ट, जो जिनके भाग्य में वो पाएंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण मैं सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे योग कहा जाता है। योग ये सुयोग भी हो सकता है और दुर्योग भी हो सकता है, यानी कि ग्रहों के, कारकों के, राशियों के और भावों के ऐसे संबंध जिनसे कोई विशिष्ट स्थितियों की उत्पन्न होती है, या तो शुभत्व बढ़ता है या पापत्व बढ़ता है, या पाप की परिणति होती है या शुभ की परिणति होती है, वह योग कहलाता है। लेकिन खाली योग शब्द जब भी बोला जाए तो उसे शुभ ही माने। जब भी खाली योग शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसको आप, चाहे वो लिखा हुआ हो कहीं या आप कहीं पढ़े, चाहे आप बोले, तो उसको शुभ ही माने। यानी योग का मतलब शुभ, वह शुभ स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, उसको योग कहते हैं। जब उससे धन उत्पन्न होता है तो धन योग, जब राज उत्पन्न होता है तो राजयोग है। विभिन्न नामों के पहले वो लगा दिया जाता है। तो राजयोगकारी या योगकारी का मतलब होता है शुभ फल दाता। उसमें कभी भी आपको डिबेट नहीं होना है। योग का मतलब शुभ फल दाता, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा राशि, भाव, ग्रह
और कारक का ऐसा संबंध जिससे शुभ की उत्पत्ति हो, वह योग कहलाता है। राइट। तो इसको मैं आज आपको एक अलग तरीके से, एक अलग ही परिभाषा के रूप में समझाना चाहूंगा। आप बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ग्रहों से बनने वाले योग, ग्रहों में सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, यानी दोनों राजकारक हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध राजकुमार हैं, बाकी सब कारक तो आप जानते ही हैं। बृहस्पति प्रधानमंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। शुक्र वित्त मंत्री हैं। शनि सेवक हैं। और राहु और केतु को योगों में इनका अलग से विश्लेषण किया जाएगा, यहां मैं इनको नहीं ले रहा हूं, ये सैनिक होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये 5 ग्रह, कौन से? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन्हें क्या कहते हैं? पंचतारा। क्या कहते हैं? पंचतारा। ये 5 ग्रह, इन्हें पंचतारा कहा जाता है। इनसे बनने वाले योगों की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले इन 5 ग्रहों से जो योग बनेंगे उनकी बात करेंगे। इन्हें पंचतारा कहते हैं। पंच महापुरुष भी कहा जाता है। ये पंच महापुरुष कहलाते हैं। ये बिल्कुल मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। कौन कौन? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये पंच महापुरुष भी कहे जाते हैं और कहीं कहीं पुस्तकों में इनको पंचतारा भी कहा गया है। अब इनसे कौन कौन योग बनते हैं? जैसा कि हमने ज्योतिष शास्त्र में अब तक पढ़ा कि ग्रह जब प्रदीप्त अवस्था में होते हैं, है ना, वो श्रेष्ठतम फल देते हैं। फिर सौराशि का ग्रह श्रेष्ठतम फल देता है। फिर मुदित, और मूल त्रिकोण में जब होता है तो भी वह अपना श्रेष्ठ फल देता है। तो ये स्थितियां हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र स्थान कुंडली का सबसे बलवान स्थान है, कुंडली का जीव है, सतोगुणी स्थान है, जहां जाने के बाद हर ग्रह शुभता को प्राप्त होता है। सबसे श्रेष्ठ फ्री व्हील है मेरी। यहां से वो कारकत्व आते हैं जिन्हें व्यक्ति को पैदा होने से लेकर मृत्यु तक निरंतर बढ़ाना चाहिए, जिनकी निरंतर उन्नति करनी चाहिए। ये मेरी फ्री व्हील है, ये मेरी आत्मा है, एक तरह से एसेंस ऑफ माय लाइफ, केंद्र। तो सबसे पहला मंगल। मंगल अगर सौराशि या उच्च राशि का होकर, अब जब सौराशि का होगा तो मूल त्रिकोण उसमें आ जाएगी, उसको अलग से विवेचन करने की जरूरत नहीं है। तो मंगल स्वराशि या उच्च राशि के होकर केंद्र में बैठ जाए तो वह एक योग बनाते हैं जिसे रुचक योग का नाम दिया गया है। रुचक यानी कि मन पसंद, मेरी रुचि हो। मंगल अगर केंद्र, अगर आप कालपुरुष की कुंडली में जाएंगे तो 1, 4, 7, 10 राशियां आती है इसके अंदर, और ये सब चर राशियां हैं। और मंगल सेनापति हैं और वो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैंने मंगल के कारकत्व का विश्लेषण करते हुए आपको बताया कि मंगल नेवर वांट टू सिट आइडल, वो हमेशा कुछ करना चाहते हैं। ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर द न्यू हॉराइजन्स ऑफ द सेलेस्टियल, ऑलवेज वांट टू एक्टिव, एजाइल, कुछ कर गुजरने का जज्बा, वो हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं।
तो उनकी प्रकृति के अनुसार ये श्रेष्ठ और ही बढ़िया। तो मंगल यहाँ पे बहुत खुश होते हैं, रोचक योग का निर्माण करते हैं, है ना। रोचक योग जैसा कि नाम से पता है, अब मंगल सेनापति है तो व्यक्ति में लीडरशिप की पावर होगी, है ना, गवर्निंग पावर होगी, शक्ति होगी, जुनून होगा, जोश होगा, तो वह सारे सुखों को प्राप्त करेगा। शरीर में बल होगा, ताकत होगी, निरोगिता होगी, और वह शास्त्र में कहा गया है, वह किसी राज्य का राजा हो सकता है, नृप हो सकता है, स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ होता है, जोश जुनून होता है। अब क्योंकि मंगल है, ये सब चीज होंगे तो थोड़ा गुरूर, थोड़ा घमंड और थोड़ा क्रोध की मात्रा अवश्य आ जाएगी, है, ये पक्का आएगी। थोड़ा स्तब्धन भी होगा, थोड़ा डॉगमेट्रिक होगा, लेकिन राजतत्व की प्राप्ति होगी, जबरदस्ती चीजों को प्राप्त करने का भाव भी होगा। तो आप समझ गए, तो ये रोचक योग अब आप खुद ही निकाल सकते हैं, ये सब कार्य करते, मेरे बताने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की प्रकृति अनुसार जब वो शुभ होगा, केंद्र में होगा, जब उसको अपनी सौरासी या उच्च राशि मिलेगी, तो वो हमेशा नया नया राज्य, नए नए सुख, नए नए साधन, क्योंकि आर ड्रीम्स, सबसे ज्यादा डिजायर्स जो होती हैं वो मंगल की होती हैं। मोस्ट डिजायरियस प्लेनेट है, सबसे ज्यादा तमन्नाएं, सबसे ज्यादा इच्छाएं, सबसे ज्यादा चीजों को प्राप्त करने का भाव मंगल में रहता है। ये केन प्रकार मेरे को चाहिए, और जब उसको अपने हिसाब से सारा वातावरण मिल जाएगा तो वो पाएगा ही पाएगा, राइट। तो ये रोचक योग। अब बात आती है भद्र योग। जब बुध स्वराशि या उच्च राशि के होकर, यानी कि मिथुन या कन्या के होकर केंद्र में हो, तो वह जो योग बनाते हैं उसे भद्र योग कहते हैं। अब बुध वैसे ही बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और ये दोनों जब व्यक्ति में होता है, व्यापारी और बुद्धि, वह कभी भी आवेशित नहीं होता, क्रोधी नहीं होता, विवेक को नहीं छोड़ता, वह एक बहुत ही जेंटलमैन, ज्ञानी, गुणी, अच्छा बोली वाणी वाला बोली, हैंडसम लुकिंग, लाइक ए युवराज, हैंडसम लुकिंग, वेल बिहेव, है ना, बहुत ही सौम्य तरीके से रहने वाला, सौम्य रूपा है, सौम्य रूप से रहने वाला, बहुत ही तरीके से बात करने वाला, आचरण करने वाला, वह भद्र पुरुष होता है, यानी भद्र योग बनता है। भद्र योग धनी, मानी, गुणी, प्रगल्भ वक्ता, ज्ञानवान बात करने वाला, श्रेष्ठ व्यापारी, श्रेष्ठ ज्योतिषी। रामानुजाचार्य जी ने भाव तरंग में कहा है कि अगर चतुर्थ भाव में बुध हो तो व्यक्ति ज्योतिष विशारद होता है। अगर वही बुध भद्र योग लिए हुए हो तो वो अवश्य अवश्य ज्योतिष शास्त्री होता है। अब ज्योतिषी कौन? जो बहुत अच्छा ज्ञानवान हो, विवेकवान हो, धैर्यवान हो, जिसकी बोली वाणी बहुत प्रगल्भ हो, फ्लुएंट हो और ज्ञानवान, वह, है ना। और फोर्थ हाउस, यानी कि जो अपनी बोली वाणी, कर्म, कर्तव्य, अपने व्यवहार, आचरण से सुखों को उत्पन्न कर दे, ऐसा ज्योतिषी, वह फोर्थ हाउस, तो वह ज्योतिष विशारद होता है ना। तो बुध बहुत शुभ केंद्र में बहुत शुभ करते हैं, व्यक्ति ज्ञानवान, विवेकवान, और दशम का होता है तो बहुत अच्छा प्रबंधक होता है, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है, इसकी सिद्धियां करता है, और मान, यश और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। फोर्थ हाउस में लोकप्रिय बनता है ना, और मूड जो उसका हमेशा प्रफुल्लित रहता है, खेल कूद में प्रवीण होता है। ये सब चीजें आप स्थापित करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो भद्र योग वाला व्यक्ति जो किस तरीके का होता है वो आपको पता चलेगा। तो उसकी आकृति प्रकृति क्या होगी, उसका आचार विचार क्या होगा, उसका व्यवहार क्या होगा, उसका आचरण क्या होगा, है ना, बोली वाणी क्या होगी, उसके बॉडी पोस्चर्स क्या होंगे। बुद्ध है तो आमोदी प्रमोदी होगा, है ना, खुश मिजाज होगा, लोगों को खुश करने की प्रवृत्ति होगी। अब सोचिए, एक ज्ञानवान व्यक्ति जो खुशी से भरा हुआ है ना, धन धान्य से पूर्ण है, वेल लुकिंग है, कितना बड़ा योग है, दैट इज गुड। तो भद्र योग। अब आप इसको जितना और विवेचन इसमें करिए,
आपको और आनंद आएगा। मैंने कारकत्व तो आपको बहुत विस्तृत रूप से बताए हैं, और लेवल बढ़ता जाएगा तो मैं और ज्यादा आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है बृहस्पति जी, समस्त ज्ञान के दाता, जिस भी चीज को छुए उसकी वृद्धि कर देते हैं, मूल्यवान बना देते हैं। बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह है जो जिससे भी संबंध करते हैं उसको मूल्यवान बना देते हैं, उसको बड़ा बना देते हैं, क्योंकि स्वयं बहुत बड़े हैं, महान पालक हैं, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सबका पालन करते हैं। बृहस्पति महान पालक है, हमारे कुंडली के 5 भावों के महत्वपूर्ण भावों के कारक 5। बुध सिर्फ 1 के हैं, मंगल 2 के हैं, है ना। बुध बृहस्पति 5 महत्वपूर्ण भावों के कारक है। महान महान ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप। अगर ब्रह्मा को पाना है, सरस्वती को पाना है, तो मार्ग बृहस्पति देते हैं। श्रेष्ठ ज्योतिषी, वाग्मी, द फ्लुएंट स्पीकर, द क्लियर स्पीकर, द आध्यात्म के हाईएस्ट लेवल, एकाग्रचित्ता, निष्ठा, कर्तव्य परायणता, न्याय, विवेक, मेघा, प्रतिभा। मेरा मस्तिष्क, वह सब कौन है? वो बृहस्पति है ना। मेरी अभिरुचियां, स्वस्थ मनोरंजन, ब्राह्मणत्व, महात्मन, ज्योतिष की हाईएस्ट लेवल, ब्रह्म की प्राप्ति, द सेल्फ एक्सीलेंस, रियलाइजेशन, putting a person to a top through the knowledge, the transcendental knowledge, the sacred one, धर्म ग्रंथों का ज्ञान, वेद वेदांत शास्त्र, वेल लुकिंग, गोर वर्ण, भूरे बाल, शहद नुमा, शहद कलर की आंखें, गंभीर वाणी, गांभीर्य, गंभीर वाणी, वाणी में ओज। जो बृहस्पति की वाणी वो कैसी है? दैट इज फ्लुएंट एज वेल एज गंभीर। देयर इज ए डेप्थ, नॉलेज, ज्ञान का सुमार, ए कंसिस्टेंसी, धैर्य, ये सब चीजें बृहस्पति जो है वो अकेले पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। समस्त दुखों, कष्टों, दरिद्रता, सबसे मुक्ति अगर कोई दिला सकते हैं, दिलाते हैं, तो वह सिर्फ बृहस्पति है। आदमी सिर्फ बृहस्पति को बलवान करता चला जाए, समस्त दुखों से छुटकारा पा जाएगा। समस्त दुखों के इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा 9वां भाव भाग्य भी उन्हीं के हाथ में है, तो अंत में वह मेरे को परम सुख की प्राप्ति यानी स्वर्ग तक का मार्ग भी वही दिखाएगी। इसलिए बृहस्पति शिवालय है। तो मैंने आपको कारकत्व में बहुत श्रेष्ठ पढ़ाया था। तो ये बृहस्पति देव से जो योग बनता है वो हंस योग। हंस की क्वालिटीज आप देखिए, जनरल नहीं मिलते, यूनिक होते हैं, देखने में अति सुंदर, अति लावण्यपूर्ण। उनका चाहे नृत्य देख लीजिए, चाहे उनकी एक्टिविटी देख लीजिए, चाहे उनका खान पान देख लीजिए, चाहे उनका एकाग्रता देख लीजिए। कहते हैं कि दूध को पानी को मिला के रख दीजिए, हंस सिर्फ दूध को पी लेता है। हाउ प्रिसाइज। तो वही बृहस्पति जिसका बलवान होता है वह ग्रंथों से एसेंस को निकाल लेता है। इस ब्रह्मांड से, इस अनंत से, इस सेलेस्टियल से बलवान बृहस्पति वाला व्यक्ति अमृत पैदा करता है और उस अमृत को पान करके श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। और मेरा मानना है कि आज के युग में अगर वह अमृत मत के कहीं है तो वह हमारे धर्म शास्त्रों में है और वो उपलब्ध है। हम कितने भाग्यवान हैं।
तो वह उपलब्ध अमृत को हमको ग्रहण करने की क्षमता, ताकत, अवसर, उसमें अनुरुक्ति, उसमें अभिरुचि, 100% इन्वॉल्वमेंट वह बृहस्पति देते हैं। तो हम चूंकि ज्योतिषी हैं और हमको निरंतर नित्य बृहस्पति बलवान करना चाहिए, बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए, उनको बलवान करना चाहिए। तो हंस योग वो बनता है बृहस्पति देव से। कितना बड़ा है ये मैंने आपको समझा दिया कि हंस योग कितना बड़ा है। एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा जिसका मैं उत्तर बाद में दूंगा कि अगर 100 राशि के बृहस्पति किसी के सप्तम भाव में है तो केंद्राधिपति दोष से, प्रबल केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते हैं, तो वह केंद्राधिपति दोष दरअसल में है क्या, और वो पीड़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उस पीड़ा से मुक्ति कैसे होगी, वो मैं केंद्राधिपति दोष में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। पर क्योंकि बृहस्पति, इतना सा कह देता हूं, अगर किसी के सप्तम भाव में 100 राशि के हैं तो वह व्यक्ति को आचरण सर्वोत्तम प्रकृति का रखना चाहिए। आचरण में जरा सी भी गड़बड़ करी तो ये बृहस्पति प्रबल दंडाधिकारी होकर व्यक्ति को बहुत ही कष्ट देते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा यहाँ केंद्राधिपति दोष दरअसल में है क्या। तो आचरण सर्वोत्तम जो रखेगा, प्रकृति के नियमानुसार जिएगा, केंद्राधिपति दोष नहीं होकर ये केंद्राधिपति योग हो जाएगा। जिसके वो लायक है उसको अवश्य मिलेगा। दैट इज 100% श्योरिटी। आपका किया खराब नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो उसको मैं केंद्राधिपति दोष में और आपको विस्तृत समझाऊंगा। अब है शुक्र। शुक्र आप सब लोग अच्छे जानते हैं, शुक्र को खुशियों के दाता कहा जाता है। जितनी भी खुशियां, जितनी भी मेरे को इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, जिनसा मेरा तन मन समस्त खुश होता है, यानी परवर्त समाज, जहां मेरी प्रोक्रिएटिव एक्टिविटीज का, प्रोक्रिएटिव एक्टिविटीज बृहस्पति भी निर्धारित करते हैं, लेकिन उसमें जो इंटेंसिटी देते हैं वो शुक्र देते हैं। दैट इज विद प्लेजर। बृहस्पति में वह मेरा दायित्व है, शुक्र में वह मेरा सुख है, खुशी है, आनंद है। तो जितना भी आनंद है, खुशी है, मौज मस्ती है, सुख है, यात्रा है, वाहन है, भूमि भवन है, नृत्य है, गायन है, वादन है, निंद्रा है ना, वैवाहिक सुख है, आपस में मिलके जो हम आमोद प्रमोद करते हैं वो है, सामूहिक जश्न है, वो सब शुक्र। पौष्टिक भोजन है, वह सब शुक्र। बाकी आप कारकत तो जानती हैं। तो मेरा पर्सनल प्लेजर, जितनी भी प्रकार के कष्ट जिसको कहिए, या कोई दुखद या अनप्लीजेंट कोई भी वातावरण है, कोई व्यक्ति, उसको प्लीजेंट बनाने वाले सिर्फ शुक्र है। जितनी भी अनप्लीजेंट स्थितियां, उनको प्लेजर में बदल देने वाले वह शुक्र है। शुक्र इज प्लेजरियस प्लेनेट। प्रफुल्लित कर देता है, आनंदित कर देता है, आत्मविभोर कर देता है। प्रभु की आराधना बृहस्पति वाला व्यक्ति करेगा तो बिल्कुल शांतित होकर, बिल्कुल पीसफुल वातावरण में करेगा। लेकिन शुक्र वाला करेगा तो नाचते गाते, आमोदी प्रमोदी, खुश चैतन्य महाप्रभु की तरह कृष्ण भगवान में लीन हो जाएगा। तो किस बृहस्पति शिव की आराधना कराएंगे तो शुक्र इंद्राणी की आराधना कराएंगे, लक्ष्मी जी की आराधना कराएंगे। तो आप समझ रहे हो शुक्र क्या है, मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। तो शुक्र से जो योग बनता है वह मालव योग।
मालव, मालव मतलब प्रफुल्लता, धन धान्य से पूर्ण, है ना, हर तरह की खुशी, वो है मालव योग। शुक्र, तो शुक्र सौरासी या उच्च राशि, सौरासी दूसरा और सातवीं राशि, और उच्च राशि आप जानते ही मीन में जो है हो, तो यह मालव योग बनता है। इसमें भी केंद्राधिपति दोष बनता है, वह दोष है या योग है। अगर किसी के सप्तम में शुक्र है, सौरासी के हैं, तो वह व्यक्ति को कभी भी अपना आचरण, व्यभिचार, किसी के भी मन को दुखाने का कार्य नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, है ना, और पानी और जलीय चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो जब इनका विस्तृत विश्लेषण करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं शनिदेव। शनिदेव शास्त्र में इनको दुख का कारक कहा गया है, कूड़े करकट का कारक कहा गया है, जितने भी बीमारियां हैं उनका कारक कहा गया है, यहां तक कि मृत्यु भी इनके हाथ में दी गई। शनि कोई मृत्युदाता कहा गया है, लेकिन यही शनि